हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज में। आज हम यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हेरेड डोमर मॉडल, ठीक है ना, जिसको एचडी मॉडल के नाम से भी आप जानते हो। ये कैपिटल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के बारे में बात करता है। या दूसरा इसके बारे में अगर हम बात करें तो दो इकोनॉमिक्स हैं, एक हेरेड जो कि इंग्लैंड के हैं, एक है डोमर जो कि यूएस के हैं, यानी कि अमेरिका के हैं। ये जो मॉडल है वो बेस्ड है केन्ज की जो मॉडल है, यानी कि बेस्ड ऑन केन्जियन मॉडल। किसके मॉडल के ऊपर बेस्ड है? ये केन्ज का जो मॉडल है उसके मॉडल के ऊपर ये बेस्ड है। अब केन्ज की किस बात को ये ध्यान में रखते हुए आगे इसको एक्सप्लोर किया गया उसके बारे में हम बात करते हैं। हेरेड क्या कहता है? हेरेड कहता है कि केन्स ने बचत की भूमिका को नज़रअंदाज कर दिया। केन्स के बारे में ये क्या कहता है कि केन्स ने, इसका मतलब क्या, फिर ये सेविंग की बात करने वाला हेरेड, तो वो ये कहता है कि जो केन्स है ना, केन्स ने क्या किया कि जो सेविंग है उसको इम्पोर्टेंस देना भूल गया, ठीक है ना, यानी कि केन्स ने सेविंग को इग्नोर किया। फिर डोमर क्या कहता है? उसके बाद डोमर बताता है कि डोमर ने केन्स की क्या बताया कि उसके मॉडल में क्या कमी थी, ठीक है। तो जो डोमर है वो कहता है कि केन्स ने इन्वेस्टमेंट के तत्कालीन प्रभाव की अवहेलना की है, कि जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इस इन्वेस्टमेंट के, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि इसका जो तत्कालीन प्रभाव पड़ता है उसको इग्नोर किया है। तो आपने पता चल गया। अब जो क्लासिकल है, यहाँ पर हम हेरेड डोमर मॉडल की दोनों की बात करेंगे, हेरेड की भी और डोमर की, ठीक है। हेरेड की भी बात करेंगे और डोमर की भी बात करेंगे। हेरेड डोमर जो है ना, फोकस करते हैं निवेश की उत्पादकता, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट के दो चीज़ें होती है। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है ना किस तरीके से काम करता है। एक तो जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो ये डिमांड को भी बढ़ाता है, डिमांड को इंक्रीज करने का काम करता है। दूसरा है ना, ये प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। क्या है? मांग को भी बढ़ाता है और उत्पादकता को भी बढ़ाता है। ये ध्यान रखिएगा। मांग और उत्पादकता कैसे बढ़ाता है? जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो लोगों की इनकम बनती है, लोगों के लैंड, लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स के पास, सबके पास पैसा जाता है। दूसरा फिर क्या होता है? नया इन्वेस्टमेंट होने से इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो केन्स ने सिर्फ किसके ऊपर फोकस किया था? आय उत्पत्ति पहलू पर फोकस किया था। प्रोडक्टिविटी वाले जो पहलू है, यानी कि इनकम जनरेट करता है। आपने पढ़ा था ना कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? मल्टीप्लायर कहलाएगा। तो सिर्फ आय साइड, इनकम साइड वाले की बात की थी। इससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उसके बारे में बातें नहीं की थी। किसने? केन्स ने। तो इसके बारे में ये बात करेंगे। अब हम इनकी कॉमन जो अजम्पशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। हेरेड डोमर मॉडल की जो कॉमन अजम्पशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अजम्पशन क्या होती हैं? जो भी इसकी मान्यताएं हैं। फर्स्ट है कि ये स्टार्ट करते हैं पूर्ण रोजगार से, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की ये बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट की, पूर्ण रोजगार की। पूर्ण रोजगार का क्या मतलब होता है? जब एग्रीगेट सप्लाई करो क्या हो जाए? वर्टिकल हो जाता है। इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जहाँ पर आपके रिसोर्स जो है फुली यूटिलाइज होते हैं। लेकिन पूर्ण रोजगार के अंदर भी फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, ठीक है, जिसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब, ये होता है कि वहाँ पर बेरोजगारी है ही नहीं, नहीं है स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे कि आप, कई लोगों की आदत होती है ना जॉब बदलने की, एक जगह से छोड़कर दूसरी में चले गए, तो जो कुछ टाइम पीरियड के लिए बेरोजगार रहते। स्ट्रक्चरल होता है जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड स्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, ये लॉन्ग रन के लिए होते हैं। दूसरा देखिए, जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ ही गया ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिक सिस्टम का काम करें, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती, यहाँ पर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बनाती। तीसरी बात है कि ये मॉडल है ना क्लोज्ड इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है, बंद अर्थव्यवस्था है। क्लोज्ड इकोनॉमी को आप जानते हो ना, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट, ना तो एक्सपोर्ट है और ना ही इम्पोर्ट, किसी की बात नहीं की गई है। जो फोर्थ अजम्पशन है इसकी कि नो टाइम लैग, ये नो टाइम लैग यानी कि टाइम लैग नहीं है। अभी अगर आपने क्या किया है, अगर अभी आपके पास पैसे आए तो सेविंग है, तो अभी इसको इन्वेस्टमेंट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट आगे फिर आज ही इनकम बन जाएगा, तो टाइम लैग नहीं है किसी भी प्रकार का। तो लिखोगे कि नो टाइम लैग, यानी कि टाइम लैग नहीं है, जो आज है वो आज ही होता हुआ चल रहा है।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, स्थिर है। एपीएस क्या होती है, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग होती है। इसका मतलब क्या होता है कि एस डिवाइड बाय वाई, कि ये आपकी टोटल इनकम है, उसमें से मैं इतना सेव करता हूँ। ये क्या होती है, इनकम में जो चेंज आया है उसके चेंज आने से जो सेविंग में जो चेंज आता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो छठी जो अजम्पशन है वो क्या बताती है, वो बताती है कि कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर स्थिर प्रतिफल मिल रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हो तो नो डेप्रीशिएशन, यानी कि जो ये हेराडोमर है, ये डेप्रीशिएशन मशीनों के अंदर जो टूट फूट होती है ना, जो एक तरीके से जो टूट फूट होती है, जो घिसावट होती है, उसके बारे में ये बात नहीं करता ये मॉडल। इसके बारे में फिर आगे सोलो बात करेगा। तो और ये क्या बात करेगा, सोलो नो डेप्रीशिएशन, यानी कि घिसावट घिसूट के बारे में बात नहीं करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी जो एक तरीके से हमने क्या कर लिया, 6th 7th 8th। और देखिए यहाँ पर कि जो एक्सपोस्ट सेविंग है, एक्सपोस्ट मैंने क्या बोला, एक्सपोस्ट सेविंग यानी कि जो बचत होती है वो किसके बराबर है, वो है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के। किसके, एक्स एंटे, एंटे बोला मैंने इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इसलिए सारी अजम्पशन आप करते चलोगे। एक्स एंटे का मतलब होता है जो कि आपने प्लान किया हुआ है, और पोस्ट का मतलब होता है, एक्सपोस्ट का मतलब होता है जो हो चुका है, जो रियल में। तो रियल सेविंग मतलब एक तरीके से प्लान जो निवेश है उसके बराबर है। समझे आप मेरी बात। तो उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल जो डोमर है, हेरड है, हेरड की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम हेरड को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हम डोमर को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अभी मैंने एक अजम्पशन आपको बताई है लास्ट वाली, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। लो जो लास्ट वाली 7th या 8th तो जो अजम्पशन थी, एक सेकेंड रुकिएगा, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। मैंने क्या बोला कि एक्स एंटे सेविंग ना, एक्सपोस्ट सेविंग एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बराबर है। यहाँ पर इसको करेक्शन कीजिए, एक्सपोस्ट और एक्स एंटे सेविंग और निवेश क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। एक्सपोस्ट और एक्स एंटे सेविंग दोनों ही किसके बराबर हैं, इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं हेरड मॉडल की। हेरड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डोमर के बारे में। हेरड क्या कहता है, हेरड स्टार्टिंग में कहता है कि एक्स एंटे बचत जो है ना, एक्स एंटे, एक्स यानी कि जो प्लान की हुई जो आपकी बचत है वो किसका अनुपात है। ये जो एक्स एंटे जो सेविंग है वो किसका अनुपात है, इनकम का, यानी कि इनकम का रेशो है, और जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो इस इनकम में से हम जो सेविंग करते हैं वो कांस्टेंट रेट से करते हैं। इसका तात्पर्य है कि बचत आय अनुपात जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है वो, कांस्टेंट है, ये याद रखिएगा। जो सेविंग इनकम रेशो है वो क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए जो तकनीकी प्रगति है श्रम वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, यह है, या मतलब आप मानकर चलो कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है कैसी हो, वो एक तरीके से इसको बोलोगे आप श्रम वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, यानी कि तकनीकी प्रगति श्रम वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, न्यूट्रल है। तकनीकी प्रगति श्रम वृद्धि को प्रोत्साहित करती है या न्यूट्रल है। इसका तात्पर्य कि तटस्थ तकनीकी प्रगति इस मॉडल का आधार है कि न्यूट्रल जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो ये उसके ऊपर बेस्ड है। सिर्फ हेरड की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। उत्पाद की जो प्रति इकाई है ना, जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, पर यूनिट जो है श्रम और पूंजी की आवश्यकता, यानी कि जो कोई भी हम आउटपुट करते हैं, कोई भी आउटपुट हम करते हैं उसमें हमें क्या चाहिए, कुछ कैपिटल चाहिए और कुछ लेबर चाहिए आउटपुट करने के लिए। तो वो करें कि जो ये लेबर चाहिए ये आउटपुट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, ये श्रम उत्पाद अनुपात और कैपिटल आउटपुट रेशो, लेबर आउटपुट रेशो इसमें स्थिर है। ये मैंने आपको बता कि सेविंग इनकम रेशो और जो फैक्टर जो आउटपुट रेशो वो कैसे कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलते। ठीक है, ये था इसका जो हेरड है उसने जो अपनी विशेषताएं बताई हैं, या फिर इसकी जो कुछ मान्यताएं लगा लो आप। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हेरड का जो मॉडल है ना
वो किन किन चीज़ों के ऊपर बात करता है, हैरेड का जो मॉडल है वो किन चीज़ों के ऊपर बात करता है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके फॉर्मुलेशन की अब हम बात करते हैं। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया कि जो हैरेड मॉडल है वो किस किस की चीज़ के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन को उठाता है। हैरेड जो है इसके मन में क्या क्या क्वेश्चन है, किन के समाधान की ये बात करता, क्या सॉल्यूशन ये आपको देने की बात करता। ये क्या कहता है, ये कहता है कि स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात और स्थिर बचत यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो ये कॉन्स्टेंट है ही। उसके बाद है सेविंग इनकम रेशो या आउटपुट रेशो। तो वो करें कि इसके अंदर इनको हम कॉन्टिन्यूएशन में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये रहता है, क्या है कि जो भी आपका स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात या स्थिर बचत आय अनुपात द्वारा, इन दोनों के द्वारा किस तरीके से हम कॉन्टिन्यूस जो ना वृद्धि कर सकते हैं। अब वो करें कि अगर हमने सेकंड ये क्वेश्चन बताता है आपको, क्वेश्चन करता है कि अगर हमने एक बार ग्रोथ कर ली है, ग्रोथ हमने अचीव कर ली है, तो फिर उसको मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। और जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर किस तरीके से जो नेचुरल फैक्टर होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। देखिए 3 बातें मैंने आपको बोली, इसके मन में 3 क्वेश्चन आते हैं। और 3 क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये कहता है कि जो हमारे पास जो कैपिटल आउटपुट रेशो है, ठीक है ना, और जो सेविंग इनकम रेशो है, इनसे हम किस तरीके से इकोनॉमी में ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि ग्रोथ कर ली तो इसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। फिर तीसरा इन्होंने बताया कि अगर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारी एक बाउंड्री होती है कि इसके बाद आप नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते, तो वो कौन से नेचुरल फैक्टर, इनके बारे में बात करता। इनका आंसर देने के लिए जो हैरेड है वो 3 चीज़ों की बात करता। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक वो कहता है यहाँ पर 3 तरीके की ग्रोथ रेट की वो बात करता है। एक आपकी एक्चुअल ग्रोथ रेट GA यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात करता है वो। उसके बाद आप देखोगे एक्चुअल ग्रोथ रेट के बाद वो बात करता है आपके लिए GA की बात करता है। एक सेकेंड रुकिए, देखिए एक्चुअल ग्रोथ रेट जिसको हम GA से दिखाते हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट। उसके बाद आप देखोगे कि वारंटीड ग्रोथ रेट, और तीसरी है नेचुरल ग्रोथ रेट। इन 3 ग्रोथ रेट के बारे में बात करता है, ये भी याद रखिएगा आप। इन 3 ग्रोथ रेट के बारे में हैरेड बात करता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है। एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जो निर्धारण है ना, जो GA है, GA क्या है आपकी GA, ये एक्चुअल ग्रोथ रेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक वृद्धि दर। इसको डिटरमाइन करने के लिए इसका निर्धारण अर्थव्यवस्था में उपलब्ध बचत तथा निवेश की वास्तविक मात्रा द्वारा होता है। इसका मतलब क्या है कि इसको निर्धारित करने के लिए आपकी जो भी वास्तविक बचत है और निवेश है, यानी कि सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है, उसके द्वारा इसका डिटर्मिनेशन होता है, जो रियल सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। तो इसी को हम इनकम ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम ग्रोथ रेट। देखिए जब ऊपर चेंज और नीचे सिंपल होना तो ये ग्रोथ होती है। अगर इनकम है तो इनकम ग्रोथ रेट हो जाएगी। तो इसको जी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल वाले को इनकम ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम ग्रोथ रेट। जो जी का डिटर्मिनेशन है वो मैंने आपको बताया कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है तो ये सेविंग इनकम रेशो के ऊपर डिपेंड करती है, या ये आप ये बोल सकते हो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेविंग इनकम रेशो के ऊपर। दूसरा ये कैपिटल आउटपुट रेशो के ऊपर, ठीक है ना। दूसरा किसके ऊपर, कि इसका डिटर्मिनेशन होता है सेविंग इनकम रेशो और कैपिटल आउटपुट रेशो, और दोनों ही क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम जो एक्चुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल ही होती है, ठीक है ना, और सेविंग है। इसको हम इनकम ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो ना। अब चलते ही इसकी नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसके फॉर्मूले के ऊपर फोकस कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो GA है एक्चुअल ग्रोथ रेट है, वही आपकी इनकम ग्रोथ रेट है। क्या है, इनकम ग्रोथ रेट है। उसके बाद आपने देखा कि इसके 2 फैक्टर, एक सेविंग इनकम रेशो, एक है कैपिटल आउटपुट रेशो, ठीक है ना, और दोनों ही क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अब इस समीकरण को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं, जो ये जी है एक्चुअल ग्रोथ रेट, इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर आप इसको लिखिए, इस समीकरण को यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, GC
ठीक है। यहाँ पर वास्तविक वृद्धि दर तथा इसके निर्धारित तत्वों में संबंध दिखाने के लिए हमें इस तरीके से, क्योंकि सेविंग और कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है ना कैपिटल आउटपुट रेशो या इन्वेस्टमेंट, ये सी जो है ना कैपिटल आउटपुट रेशो, ये एस है। तो जी वास्तविक वृद्धि दर यानी कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो जी दिखाता है। सी क्या है आपकी, ये है आपकी सीमांत पूंजी उत्पाद। सी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, क्या बोलते हैं, सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात। एक मिनट, गलत लिख दिया मैंने, ये दोबारा बताती हूँ। क्या बोला मैंने आपको कि जी सी इक्वल टू एस, जी एक्चुअल ग्रोथ रेट, क्या है ये, एक्चुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। और जो ये है सीमांत मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो, क्या है ये, मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो, सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है ना, मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशो इसको बोलेंगे हम। और जो ये एस है ये है आपका सेविंग इनकम रेशो। देखिए एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए भाई। देखो ऐसे अगर आप वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में आपने थोड़ा सा देख लिया फिर उसको छोड़कर भाग गए, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है ना, मेरा मकसद ये है कि आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिले, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हों। और सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको टाइम देना होगा। आप ऐसे यूट्यूब पर अगर 5-5 मिनट की वीडियो में अगर आप कंसेप्ट की क्लियरिटी करोगे तो नहीं होंगी, हो सकती, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है। टाइम लगता तभी जाकर चीज़ बनती है। ऐसे एकदम से हथेली पर अगर आप सरसों को हरी करते हो तो फिर वो सरसों बस हरी हो ही नहीं सकती, आप ये मानकर चलिए, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा जी है, सी है, एस है। मैंने आपको बता दिया कि ये एक्चुअल है जी, तो ये क्या है, चेंज इन के डिवाइड बाय चेंज इन वाई, यानी कि मार्जिनल जो कैपिटल आउटपुट रेशो है, ठीक है। और ये क्या है, सेविंग इनकम रेशो है। ये चीज़ आपने देख ली। अब उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं इसको कि जी जो हमारे था ना, जो जी था, इससे पहले आपने क्या देखा था कि ये इनकम ग्रोथ रेट थी। इनकम ग्रोथ रेट कैसे थी, ऐसे थी। तो ये सारे के जो भी जिस तरीके से ये लिखना है ये निकल कर आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जो सी है, सी देखिए, सी को ऐसे कर सकते हो, चेंज इन के किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। क्योंकि आपने पता था ना कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है इन्वेस्टमेंट और सेविंग के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये चेंज इन रहेगा ही, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। और एस को एस का आपने लिख ही लिया। तो अगर हम इसको इस तरीके से करें, जी और सी, जी की जगह क्या करोगे, चेंज इन वाई डिवाइड बाय वाई, और इनटू चेंज इन के डिवाइड बाय वाई की जगह क्या करोगे, आई डिवाइड बाय चेंज इन वाई, ठीक है। और इसको इस तरीके से फिर इस साइड क्या रह जाएगा, एस अपॉन में वाई, ये इससे, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपका आई डिवाइड बाय वाई, और इस साइड रह जाएगा आपका एस डिवाइड बाय वाई। ये इस साइड जब ऐसे होते हैं ना इक्वल में, तो ये इस तरीके से हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि बचत और निवेश में बराबरी एक्स पोस्ट यानी कि एक्स पोस्ट सेंस में है। इसका मतलब क्या, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्स पोस्ट सेविंग के बराबर है, कि वास्तविक निवेश वास्तविक बचत के बराबर है। तो इसको इस तरीके से आप निकालोगे। अब इसमें क्या है, क्या हाँ से क्वेश्चन पूछता, एक तो यही पूछ लेगा कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। आप बताओगे कैपिटल आउटपुट रेशो और सेविंग इनकम रेशो, ठीक है ना, या मार्जिनल क्या बताओगे, सीमांत उत्पादन अनुपात, मार्जिनल प्रोडक्ट रेशो, मार्जिनल था ना, चेंज को मार्जिनल बोलते, तो ये इसके ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। और लास्ट में क्या निकल कर आता है, ये न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछ लेते कई बार। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको हमने देख लिया भाई क्या निकल कर आया क्या नहीं निकल कर आया, फॉर्मूला जो है इस तरीके से ड्रॉ होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आई इक्वल टू एस, आपने देख लिया एक्सपोस्ट सेंस में है, और निरंतर वृद्धि प्राप्त करने की आवश्यक शर्त है। यदि आप कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करना चाहते हो तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। क्या, डायनेमिक क्या होता है, गतिशील, ठीक है ना, डायनामिक, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम बात करते हैं GW की, वारंटीड ग्रोथ।
एक्चुअल का क्या मतलब होता है? देखिए जैसे कि अब आपसे पूछा जाए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो एक्चुअल में मान लेते हैं कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप बताओगे एक्चुअल वो हो। पढ़ना कितना चाहते हो? पढ़ना आप चाहते हो कि मैं 10 घंटे डेली पढ़ सकता हूँ। उसके बाद देखिए, और एक्चुअल हो गया। उसके बाद आपने देख लिया कि एक्चुअल के बाद वारंटीड हो गया GW की आप 8 घंटे पढ़ना चाहते हो। और मैक्सिमम यानी कि नेचुरल आप कितना पढ़ सकते हो? 12 घंटे पढ़ सकते हो, 13 घंटे पढ़ सकते हो, तो वो लास्ट वाले हो गए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। सेकंड को हम डिफाइन करते हैं, वो है GW। ठीक है ना, वो क्या है? GW वारंटीड ग्रोथ रेट। ये क्या है? इसको चाहते हैं करना, जो इन्वेस्टर है ना वो इस ग्रोथ को प्राप्त करना चाहते हैं। किस ग्रोथ को? इस ग्रोथ को प्राप्त करना चाहते हैं, GW को। इसको हम कई नाम से जानते हैं। इसको हम फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको इस नाम से जानते हैं। दूसरा, इसको एक तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। उसके बाद अगर देखोगे इसको पोटेंशियल यानी कि संभावित, ये इतने सारे इसके नाम हैं। GW को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? GW को भी डिटरमाइन करने के लिए आपको चाहिए कैपिटल आउटपुट रेशो और सेविंग इनकम रेशो। ठीक है ना, ये चीज़ चाहिए आपको। GW को प्राप्त करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो वारंटीड ग्रोथ रेट है, ठीक है, इसका मतलब फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, मशीन और मानव शक्ति का श्रेष्ठ उपयोग हो रहा है, इसको फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट बोलते हैं, इसको फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट बोलते हैं, इसको पोटेंशियल ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। इस वृद्धि को GW द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो GW 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल आउटपुट रेशो के ऊपर और सेविंग इनकम रेशो के ऊपर। अब इस फॉर्मूले को हम आगे दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी कि जो GW है, GW जो है इसको लिखा जाएगा, जैसे वहाँ पर C था ना, यहाँ पर CR हो जाएगा। ये वारंटीड ग्रोथ रेट है, यहाँ पर S हो जाएगा। GW क्या है? उत्पाद वृद्धि दर, यानी कि जो प्रोडक्ट में जो ग्रोथ रेट है। CR क्या है? उत्पाद वृद्धि दर बनाए रखने हेतु, यानी कि अगर हम इस ग्रोथ रेट को बनाए रखना चाहते तो उससे हमें इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई। और S क्या है? सेविंग इनकम रेशो है। ठीक है, वास्तविक तथा उत्पाद वृद्धि दरों की व्याख्या करने के पश्चात हम निरंतर वृद्धि की शर्तों का, यानी कि जो भी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ थी उसकी वर्णन करेंगे, या स्थायी वृद्धि की अवस्था कब होगी, यानी कि जो कांस्टेंट अगर आप चाहते हो इक्विलिब्रियम, तो वो कब प्राप्त, या स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो आपकी एक्चुअल ग्रोथ वारंटीड ग्रोथ रेट के बराबर हो, और जो आपका कैपिटल था ना पीछे वाला, वो किसके बराबर हो? जो भी वारंटीड कैपिटल है, यानी कि इस ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए। इस अगर पूरी इक्वेशन का मैं बताऊं तो इसका मतलब क्या है? इसका ये अर्थ है कि वास्तविक वृद्धि दर यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट, ठीक है ना, उत्पाद वृद्धि दर के बराबर हो या वारंटीड ग्रोथ रेट के बराबर हो, और आय वृद्धि दर उत्पाद वृद्धि दर के समान हो। निरंतर वृद्धि की दूसरी शर्त है। G को प्राप्त करने के लिए हमें कैपिटल आउटपुट रेशो और जो भी हमारा पूंजी उत्पाद दर, और उसी पूंजी उत्पाद दर के बराबर, यानी कि उसी पूंजी उत्पाद दर के बराबर हो जो GW को कायम रखने के लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या? ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। ठीक है, जरूरी हो। सेविंग कोफिशिएंट के बारे में, सेविंग तो देख लिया, सेविंग ये हमारा, इसका तात्पर्य कि यदि अर्थव्यवस्था में स्थायी वृद्धि स्टेबल ग्रोथ स्थापित करनी है तो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए। देखिए अब बात आती है, इसका मतलब क्या है? ये क्या कहते हैं कि यदि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर G इक्वल टू GW होगा और C इक्वल टू CR होगा। ये वो कैपिटल है जो आपने इसके साथ देखी थी, तो वो करेंगे तब स्थायी वृद्धि दर होगी। ये आपको ये दिखाती है कि यहाँ पर एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट ये इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट है। एक्स पोस्ट जो है ना, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के। और मैं बता चुकी हूँ कि एक्स पोस्ट का मतलब जो हो चुका है, और एंटे का मतलब है जो कि होने वाला, जो आपने प्लान कर रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों।
ठीक है, क्योंकि एक्चुअल क्या होता, हो चुका हुआ, वारंटी जो हम चाहते हैं, इसलिए ये एक्सेंटे हो जाएगा और ये एक्सपोस्ट हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को। अगर डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल नॉट इक्वल टू वारंटीड, जहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ रेट किसके बराबर नहीं होती है, वारंटीड ग्रोथ रेट के बराबर होती है, यानी कि इनस्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पर, इनस्टेबिलिटी, राइटिंग भी कितनी अच्छी है, कहाँ बाहर जाता है ये। देखिए, वृद्धि की अस्थिरता बोलो या फिर इन, तो कभी कुछ कमी कभी कुछ कमी। देखिए, इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, ठीक है ना, ऑफ ग्रोथ। स्थिरता का मतलब चल गया आपको पता कि G इक्वल टू GW होना चाहिए, और जो एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। स्टेबल, उसमें इनस्टेबिलिटी का मतलब है कि जब वास्तविक ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब, या तो G ज़्यादा एक्चुअल ज़्यादा है जो आप कर रहे हो वारंटेड से, या फिर आपका GW ज़्यादा वारंटी ज़्यादा है, दोनों ही अनस्टेबल सिचुएशन है। देखिए, इसको तो GW को आप मान लीजिए सप्लाई। देखिए, मैं समझाने का तरीका आपको बताती हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, GW को आप मान लीजिए सप्लाई और इसको मान लीजिए आप डिमांड। अगर आप ऐसा मानते हो, ऐसा मान लेते हो, तो इसका मतलब क्या कि एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा है वारंटीड ग्रोथ रेट से। इसका मतलब क्या, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। जब सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा, डिमांड ज़्यादा तो इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन। ये उठा के देख लेना, पिछले क्वेश्चन में आया हुआ। अगर इसका अपोजिट देखो, अगर ये सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो क्या आएगा, डिफ्लेशन आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे तरीके से। इसके फॉर्मूले और भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन आता है वो क्या पूछता है आपसे, वो कहता है स्टार्टिंग में कि GC, यहाँ पर देखिए G इक्वल टू GW, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। हम फर्स्ट लेकर चलते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में G, यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट, आपने यही पढ़ी थी ना। उसके बाद देखिए, अगर आपने यहाँ पर G निकालना था तो S डिवाइड बाय क्या हो गया था, C। या फिर आप देखो, ऊपर वाला है सेविंग इनकम रेशो, नीचे वाला क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशो। देखिए, ये आपसे ना पूछता है न्यूमेरिकल में, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये दे रखा है तो आप ये निकालिए, कुछ भी होगी इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। दूसरा आप देखिए कि जो GW है वहाँ पर क्या था, जो कि आप वारंटीड, यानी कि जो कैपिटल चाहते हो इस ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए, इक्वल टू S। तो अगर आपने GW निकाला था तो क्या था, S डिवाइड बाई CR, ऐसे था ना, ये जो R है इसके साथ। अब उसके बाद आप देखिए कि अगर हम S डिवाइड बाई C कर दे तीसरे पे, ये इसी को एक साथ लेकर चलते, थर्ड पैटर्न में आपको बता रही हूँ कि S डिवाइड बाई C अगर ज़्यादा है किससे, S डिवाइड बाई CR से, तो इसको कैसे करोगे, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ ये देखो, इस S से ये S कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई C ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाई CR। इसको अगर आप करोगे, इसको उल्टा करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा CR ग्रेटर देन C। इसका मतलब क्या है कि वारंटीड कैपिटल आपके पास ज़्यादा है किसके बजाय, एक्चुअल कैपिटल के बजाय, ठीक है। तो जब CR ज़्यादा है C से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि G ज़्यादा है GW से। और अभी मैंने आपको बताया कि इसको आप डिमांड मान लीजिए, रिस्क ऑफ सप्लाई, तो क्या आएगा, इन्फ्लेशन। में ये पहले बता चुकी हूँ, ठीक है ना, मुद्रा स्फीति आएगी, ठीक है ना।
मुद्रास्फीति निस्फीति आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये निकाला है कि यदि G ग्रेटर देन GW हो तब क्या होगा। तो ये आप निकाल चुके। अगर इसका उल्टा अगर आप निकालते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आपने देख लिया कि जो CR है वो ग्रेटर देन C है तो इन्फ्लेशन आएगा। अगर इसका उल्टा हम कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए G इक्वल टू GW, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम है ना, संतुलन की स्थिति है। देखिए जब G इक्वल टू GW के बराबर होती है तो इसको नाइफ एज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। G इक्वल टू GW संतुलन के नाम से, जिसको चाकूदार कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट की। नेचुरल, इसका कुछ रिलेशन ऐसे दिखाएंगे। GN नेचुरल ग्रोथ रेट, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो क्या होती है और किसके ऊपर ये डिपेंड करती है। जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करती है, GN जो है ये आपका नेशनल इनकम है, ये लेबर है, और ये Y डिवाइड बाई L है, ये लेबर की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना। ये नेशनल इनकम है, ये श्रम है, और ये श्रम की उत्पादकता। प्राकृतिक वृद्धि दर को अगर हम इसको दिखाएं तो इस समीकरण को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसको स्मॉल y लिख देंगे, ठीक है ना, इस y को हम स्मॉल y लिख देंगे और इसको हम लिख देंगे L, और y डिवाइड बाय L को हम लिख देंगे प्लस में Q डैश, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि y डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, L लेबर है, N क्या नेशनल इनकम है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ चुके हो। उसके बाद देखिए जो है, जो भी है ये लेबर और ये हेक्सोजीनियसली फैक्टर है, ठीक है ना, बाहरी फैक्टर है। ये इसको क्या बोलते हैं, उत्पादक क्षमता वृद्धि दर है ये, और पूर्ण रोजगार संतुलन को दिखाती है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट की, कि जहाँ पर G इक्वल टू GW इक्वल टू GN है, इसको जॉन रॉबिन्सन ने क्या बोला है, जॉन रॉबिन्सन ने इसको बोला गोल्डन एज। क्या बोला है, ये भी पूछ सकता है कि गोल्डन एज इसको किसने कहा है, जॉन रॉबिन्सन ने, उसके बाद देखिए दोनों का रिलेशन देखते हैं, GN का और GW का, ठीक है। यहाँ पर हम GN और GW का रिलेशन देखेंगे। GW का यदि हम मान लेते हैं कि GN ज़्यादा है, इसका आप देखिए, इसको बोलोगे, क्योंकि देखिए लेबर और लेबर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, तो इसको आप बोल सकते हैं ये श्रम वृद्धि दर है, लेबर ग्रोथ रेट GN को, ये श्रम वृद्धि दर है, श्रम वृद्धि दर है। यदि GN ज़्यादा है GW से, ये उत्पादन वृद्धि दर है, ये उत्पादन वृद्धि दर। ये आपको क्या दिखाती है, ये दिखाती है ना कि GN जो ज़्यादा है अगर GW से, तो नेचुरल ग्रोथ रेट ज़्यादा है वारंटेड ग्रोथ रेट से, तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है ना, जो श्रम की वृद्धि दर वो ज़्यादा, इतना उत्पादन हो नहीं रहा। तो जब श्रम ज़्यादा तो इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, पहली बात तो यही है। क्या बढ़ेगी, बेरोजगारी, बेरोजगारी इंक्रीज होगी अगर ऐसा होता है तो प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, गुड्स की सप्लाई डिक्रीज होगी, जिसके कारण से गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे। या मैं ये बोलूँ कि ऐसी सिचुएशन में जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है ना, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, ये ध्यान रखें। अब इसका उल्टा कर सकते हो आप, अगर GN लेस देन है GW से, उत्पादन ज़्यादा है और लेबर की ग्रोथ इतनी है नहीं, वृद्धि दर इतनी नहीं है, तो उत्पादन बढ़ेगा जिसके कारण से प्राइस घटेंगे, ठीक है ना। उत्पादन बढ़ेगा तो बेरोजगारी तो घटेगी, ठीक है। दूसरा क्या, इन्फ्लेशन भी घटेगा, ये ध्यान रखना। ये था हमारा हेरेड मॉडल। इसके बाद हम बात करते हैं डोमर मॉडल की। डोमर मॉडल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, डोमर मॉडल के बारे में भी जानेंगे। डोमर मॉडल, डोमर मॉडल, डोमर ने क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, इन सब के बारे में हमने जानना है।
और एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी मैं आपका करवाऊंगी। इसकी कुछ अजम्पशन है डोमर की। देखिए, हैरड ने डोमर मॉडल को 7 वर्षों के अंतराल के बाद अपने मॉडल के रूप में देखा है। ठीक है ना, हैरड ने डोमर मॉडल को 7 वर्षों के अंतराल के बाद दिया था। ये डोमर सिद्धांत का प्रतिपादन केन्स की जनरल थ्योरी की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। अभी क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं डोमर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ये लिखा ही नहीं गया। इन्वेस्टमेंट कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइव पढ़ना चाहते हैं? अगर जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आता तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और इसके बारे में फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि अगला जो लेक्चर है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और डिसलाइक क्यों किया है, किस कारण से किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो निवेश के 2 प्रभाव, 2 इफेक्ट हैं। एक तो इससे आय जनरेट होती है, ठीक है ना, आय की उत्पत्ति होती है। दूसरा देखिए, जो ये है इन्वेस्टमेंट जो है, इसका दूसरा काम क्या है, इससे उत्पाद क्षमता बढ़ती है। यानी कि उत्पाद जो है उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, उत्पाद क्षमता का निर्माण होता है, उत्पाद उत्पत्ति बोलो, ये इंक्रीज होती है। जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जनरेट होती है, ठीक है, इनकम इंक्रीज होती है। और देखिए, जब आपके पास ज़्यादा मशीनें होंगी तो उत्पादन भी बड़े लेवल पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट के 2 इफेक्ट है। उत्पादकता प्रभाव हो जाएगा ये सेकंड वाला, और पहला क्या है आपका, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाएगा। केन्स जो है, इसका जो है ना अल्पकालीन, यानी कि जो दूसरी ये चीज़ थी ना, इसको इग्नोर कर देता केन्स, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाता। पहले वाले के बारे में तो बता देता है। फिर सेकंड अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो सेकंड जो है डोमर बात करता है, वो बात करता है श्रम बेरोजगारी ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है और बेरोजगारी के प्रति हर व्यक्ति सहानुभूति रखता है, परंतु जो फालतू लेबर कैपिटल पड़ी होती है ना, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि